ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। इस वक्त आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों के लिए, शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए। यदि इस समय की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन होने जा रहा है इस मार्च के आरंभ काल में, तो वो आपकी राशि में होने जा रहा है। आमतौर पर बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करने वाला ग्रह शुक्र माना जाता है, भोग विलास का ग्रह शुक्र माना जाता है, और वो कई दिनों से ऐसी स्थिति में फंसे हुए थे, कभी अस्त सूर्य के बिल्कुल सन्निकट, और वो अपना चमत्कार दिखा नहीं पा रहे थे। अब वो आपकी राशि तुला राशि वालों के लिए चमत्कार दिखाने के लिए एक नई उम्मीद लेकर परिवर्तन की राह पर बहुत तेज तरीके से झंडा लेकर चलने के लिए योग बना रहे हैं। जी हाँ, इतनी उपमाएं हम दे रहे हैं, सत्य में दे रहे हैं कि इसलिए झंडा बुलंद करने के लिए शुक्र अपना चमत्कार दिखाने के लिए आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो रहा है। गोचर के दृष्टिकोण से तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा है। और सत्य माने शुक्र का संबंध शनि के साथ जब बन जाता है और तुला राशि में बन जाता है तो वो कई प्रकार से वारे न्यारे करने का योग बनाता है। वही योग बनकर तैयार हो गया है। और ऐसे में बड़ी विचित्र स्थिति में एक ग्रहों का योगायोग और साथ में बन रहा है कि इस समय में उन ग्रहों का प्रभाव बड़ा विचित्र स्थिति में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बृहस्पति भाग्य में बैठकर सपोर्ट करने को तैयार है, बैलेंस करने को तैयार है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बस उनका सपोर्ट आपको सही दिशा में लेने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि हमारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा होता है। उसका कारण भी होता है कि हमारे बहुत सारे आसपास जो परिकर होते हैं, हमारे साथ जो लोग चल रहे होते हैं, वो हमारे आस्तीन में बहुत सारे सांप बैठे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना कहीं क्षय करने का, काटने का योग लगातार बनाते रहते हैं। वो हमारी तरक्की से प्रसन्न नहीं होते, और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नज़र लग जाती है, कुछ लग जाती है, और वो बड़े परेशान करती है व्यक्ति को। सब कुछ बढ़िया करने के बावजूद भी वो नज़र लगी हुई है कहीं कष्ट देने का योग। ये इन दिनों वो योग भी बना हुआ है कि वो नज़र इत्यादि बलाएं अलाएं बलाएं सब टालने का योग बन गया है। ऐसा सुंदर योग बनकर आ रहा है। एक छोटा सा उपाय आपकी समस्त कष्टों को दूर करने का योग बनाकर तैयार हो रहा है। तो वो कौन से खास उपाय हैं वो भी आपको करने पड़ेंगे। एक और योग बन रहा है ग्रहण का। सूर्य ग्रहण पड़ के चुका है, चंद्र ग्रहण पड़ने को तैयार है, और बहुत सारे लोगों को भयग्रस्त कर रखा है ग्रहण का प्रभाव क्या होगा। देखिए, ग्रहण का प्रभाव जो होता है वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन ग्रहण वास्तविक तौर पर पर्व काल है। वो समस्याओं को दूर करने का काल है, चिंतन करने का काल है। चिंता नहीं, चिंतन करने का काल है। कहा जाता है कि जब ग्रहों का प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए उपाय किए जाते हैं। साधारण टाइम में उपाय करोगे तो उतना ही प्रभाव देंगे जितने करेंगे, लेकिन ग्रहण काल में यदि कोई उपाय करोगे तो एक बार करने से 100 गुना अधिक प्रभाव वो देता है। तो ये ग्रहण संधि काल जो हो रहा है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। संधि के समय ही आ रहा है, शाम के समय ग्रहण पड़ रहा है, और ऐसा ग्रहण पड़ रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास तौर पर समझने के लिए है। यदि आपने इसका अज्ञानता से समझा तो कहीं ना कहीं व्यर्थ नुकसान करा सकता है ये ग्रहण। समझ की चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ग्रहण का प्रभाव कैसे निष्क्रिय करना है ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त थोड़ा सा महंगा साबित होता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में अननेसेसरी खर्चे बढ़ने के योग आपकी राशि में बन रहे हैं। तो कहाँ आपको खोलना है हाथ, कहाँ मुट्ठी बंद करनी है, ये सब आप समझ लीजिए, चल लीजिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों की सबसे पहले हम बात करते हैं 1 मार्च की ग्रह गणना क्या कह रही है। 1 मार्च को रविवार का अवसर है और उस दिन त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनकर तैयार है। शुक्र इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और शुक्र जहाँ जा रहे हैं वो विजय का शंखनाद आपके लिए उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। आनंद देने का योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अब झंडा बुलंद करने का समय आपका आ गया। आम लोग पूछते हैं ना, मेरा समय कब आएगा, कि जब मैं चलूंगा तो लोग पीछे हट जाएंगे। वो ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है जो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। विजय का शंखनाद आपके साथ शुक्र ने उत्पन्न करने का रास्ता बना दिया है। मेहनत करो, कोई ले जाने की हिम्मत नहीं है। इस वक्त ग्रह आपके लिए पूरी तरह से इस प्रकार के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रहों का परिवर्तन भी होने वाला है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट का रास्ता भी मिलता दिखाई दे रहा है। तो इस समय को आंख बंद करके खराब मत कर लेना, खाली जागो और लाभ लेने का प्रयास करो। इस वक्त मंगल आपका अस्त चल रहा है, जो आपको चीज़ों को, हमारी बातों पर विश्वास नहीं उत्पन्न करने दे रहा है। बुद्धि भाव में बैठा हुआ मंगल, बुद्धि भाव में बैठा हुआ बुध अस्त अवस्था में, दोनों ने बुद्धि का बल बंद कर रखा है, बुद्धि और पराक्रम का।
तो थोड़ा सा विश्वास कराओ, नेगेटिव सोचना बंद करो। जो कहो रोते रोते सोचोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इस वक्त तो ग्रह परिवर्तन की तरफ चला गया, उच्च के हो गए। शुक्र आपके लिए बहुत कल्याणकारी, आपकी राशि के स्वामी है। 2 तारीख सोमवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो इस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और जो आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान रखना, बेकार के लोगों से बचना है आपको। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन कर आपके लिए एक रास्ता दिया है कि हमको उपयोगी लोगों से बात करनी है, बेकार के लोगों से बचना है। चंद्रमा बिल्कुल सम्मुख होकर बैठे हैं सूर्य के, राहु के, मंगल के और बुध के बिल्कुल सम्मुख हो गए हैं इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठ गए, और वो कहीं ना कहीं बेकार के लोगों को भी आपके सामने ला रहे हैं। बस स्कैन आपको करना पड़ेगा, स्कैन नहीं करोगे तो फिर वो कहीं ना कहीं समय बर्बाद करते रहेंगे। तो इसलिए आप बेकार के लोगों की संगत में टाइम बर्बाद ना करें। इस बात आमतौर पर लोग क्लब चले जाते हैं, शाम के टाइम पे क्लब में बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे और वहाँ बड़े फिलेंटर टाइप के लोग, उड़नछू टाइप के लोग मिलते रहते हैं। बस उन उड़नछू टाइप के लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा, इस वक्त ध्यान रखना, नहीं तो पता नहीं क्या क्या लेकर उड़ जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये शाम को आमतौर पर आदमी क्या होता है, अब आप तुला राशि वाले व्यक्ति हो, शुक्र वाले व्यक्ति हो, आनंद जीवी हो, तो आनंद जीव में हाँ पता नहीं क्या कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं लोग उस दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको हमने समझाने का प्रयास किया। सत्यव्रत है इस दिन, कोशिश ये करें। भगवान का आमतौर पर प्रश्न लोग करते रहते हैं सत्यव्रत किस दिन करना है, तो फागुन का सत्यव्रत जो है वो 2 तारीख को रहेगा और साथ साथ इस दिन होलिका दहन भी है। और हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि ये आपकी नज़रों से बचाने का दिन है, नेगेटिव भावों के लोगों से बचने का दिन है। आपके जब काम करते हैं बहुत सारे लोग हमारे दोस्त बनते हैं, साथ में आके बैठ जाते हैं, हमको लगता है हमारा मित्र है, लेकिन वही हमारे लिए कहीं ना कहीं खाई खोद रहा होता है, नज़र लगा रहा होता है, नज़र लगाए बैठा होता है कि व्यक्ति जो है कि कैसे तरक्की कर रहा है, ये बड़ा सुंदर लग रहा है और मैं क्यों नहीं हूँ सुंदर, ऐसा ये हीन भावना मन में चल रही होती है। तो आप समझें वो कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपकी ख़राब कर देता है। ये दिन जो है होलिका दहन का दिन, उन तमाम नेगेटिव नज़रें जो आघात आपके जीवन में घुस कर रखी हैं, वो जो तीर छोड़ रखे हैं लोग आपकी कमर में घुसे हुए हैं, वो तीर आपके बल को घटा रहे हैं, वो तीर नज़र के दिल, उनको हटाने का ये वर्ष में एक दिन आता है। होलाष्टक इस दिन समाप्त हो रहे होते हैं। अपने घर, अपने व्यवसाय, अपने सब चीज़ों को नज़रों से, नेगेटिव नज़रों से, नेगेटिव एनर्जी से बचाने का दिन दिखाई देता है। क्या करना है, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं करनी है आपको। राई आपके घर मिल जाएगी, उस राई को लेकर अपने सिर पे से वारिए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए और उसको अग्नि में समर्पित कर दीजिए। होली की अग्नि में, होली की अग्नि में समर्पित कर दीजिए। यहाँ होली जहाँ जलाई जाए उसमें डालाना, क्योंकि इस बार होली शाम को नहीं जलेगी, इस बार होली रात को जलेगी। भारतीय संस्कृति में होली का दहन एक अद्भुत योग शास्त्र में लेके आती है। इसका काल बहुत ज़बरदस्त तरीके से शास्त्र में गणित किया जाता है कि कब जलाई जाए होली, क्योंकि होली का एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि ये होली को हम सही रूप से कर लें तो हमारे लिए ये अद्भुत शुभ योग बना देती है, और कहीं इसको अशुभ किया तो बहुत सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देती है। तो होली का दहन इस बार थोड़ी संशय ग्रसित है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर अनेक प्रभाव उपस्थित करने का प्रयास किया है। होली है क्या, पहले तो ये समझें। शास्त्र में कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद, जो भक्त भगवान के परम भक्त थे और हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, तो हिरण्यकश्यप जो अपने आप को स्वयं परमात्मा घोषित कर चुके थे, भगवान विष्णु के विरोधी बन गए थे। कहा जाता है कि विरोधी परमात्मा तो हमेशा कल्याण का मार्ग ही बताते हैं। तो सोचो, उस ऐसे दुष्ट के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा हुए और प्रहलाद जी ने भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ पूरी बाल्यकाल से ही उनकी सुंदर रूप से साधना करी, और साधना करने के बाद घर में ही पिता का विरोध नहीं था, सद्बुद्धि देने का कार्य था। ये परमात्मा के लिए तो सब परमात्मा की संतान ही है। कई बार कोई बच्चा विमुख हो जाता है तो क्या पिता उससे विमुख हो जाते हैं? उसका उद्धार करना ही कहीं ना कहीं परमात्मा का लक्ष्य है। तो उन्होंने देव कृपा से, उन्होंने उनके घर में ही, परमात्मा की कृपा से उनके घर में ही भक्त प्रहलाद उपस्थित हुआ। तो कहा जाता है भक्त प्रहलाद बाल्यकाल से ही भगवान की श्रद्धा करते थे। घटना बहुत बड़ी है और अनेक बार पिता के साथ उनका विवाद भी हुआ। तो ऐसे में कई बार महाराज थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने कई बार पुत्र को क्रोध में आकर मृत्यु दंड देने का प्रयास किया। एक दिन होलिका वहाँ उपस्थित होती है और अनेक का कार्य करने के बावजूद भी परमात्मा की कृपा से वो हर बार बच के आ जाते थे। कहा जाता है होलिका जो थी, उन्होंने अपने अपने पिता भाई के समक्ष जाके कहा कि मुझे अग्नि की साक्षात सिद्धि प्राप्त है, मंत्र सिद्धि प्राप्त है, और यदि मैं इसको लेकर अग्नि में बैठ जाती हूँ मैं तो जलूंगी नहीं, ये जल जाएगा। आप सोचो, इतनी पुरानी आदिकाल शास्त्र में कथा थी
और कहा जाता है कि वो चोला पहनकर बैठ गई थी। भगवान की कृपा हुई कि भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। भगवान की कृपा देखिए सुंदर रूप से करे। आज से कुछ साल पहले बोलते हैं लोग को है वैज्ञानिक जो बात करते हैं, बोले कैसे हो सकता है। आज भी बहुत सारे ऐसे सूट्स आते हैं कि उनको पहनने के बाद, आज तो वैज्ञानिक युग पराकाष्ठा में है, तो आप उसमें ऐसे सूट्स बना दिए जाते हैं कि उसके अंदर अग्नि में चले जाते हैं लोग और उससे अंदर इंसुलेशन के प्रभाव से कुछ जलता नहीं है। तो भारतीय संस्कृति में कितनी पुराने काल में भी ऐसा वर्णन किया गया था तो जिससे अग्नि उसको ना जले। तो आप सोचो कि वो कितनी ज़बरदस्त चीज़ें रही होंगी। तो आज ही विज्ञान को कहा जाता है, लेकिन वो जो पुरानी कथाओं के माध्यम से भी ये कहीं ना कहीं विज्ञान की पराकाष्ठा उस वक्त भी प्राप्त थी भारतीय संस्कृति में। तो सुंदर रूप से समझें। तो होलिका तो जल गई और भक्त प्रहलाद भगवान बच गए। और उसके अगले दिन लोगों ने बड़े श्रद्धा से, आनंद से जब देखा कि भक्त प्रहलाद बचे उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वही जो धूल थी, भस्म थी, उसी से दुरोणी खेलने की परंपरा बनी। ये तो पूरा इतिहास इस कथा का। लेकिन वास्तविक तौर पे मान के चलें कि इस होलिका दहन का समय है बिल्कुल शास्त्र के दृष्टिकोण से। होलिका की अग्नि किस तरफ जा रही है, धूम्र किस तरफ जा रहा है, इसका प्रभाव भी शास्त्र में पूरी तरह से बताया गया है, तो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन होलिका के अंदर इस बार का जो काल गणना है वो ऐसी है कि इस बार जो होलिका जो दहन का योग बन रहा है 2 तारीख को और 3 तारीख को पूर्णिमा है। 3 तारीख को उदय तिथि है, 2 तारीख को पूर्व ग्राह्य मानी जाएगी, 3 तारीख की शाम को ग्रहण पड़ रहा है। तो इस कारण से और शाम के समय दिल्ली इत्यादि के क्षेत्र में सूर्यास्त होने से पहले पहले पूर्णिमा समाप्त हो गई है। और सूर्यास्त के शाम के समय में जब चंद्रमा उदय होंगे तो चंद्र ग्रहण पड़ रहा होगा। भारत में ये पूरी तरह से दृश्य है। यदि हम उस तरह ऊपर की तरफ चले असम इत्यादि में तो पूरा ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर। लेकिन दिल्ली इत्यादि में इलाहाबाद की इधर आते आते मतलब बनारस के इधर आते आते ये सब जो ग्रहण है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इन सब को प्रभाव को समझने के लिए आपको ये समझ लें कि ग्रहण के समय में 2 तारीख को होलिका जलानी पड़ेगी। क्यों? उसमें भद्रा भी पड़ रही है। तो भद्रा के जो काल में कहा जाता है भद्रा समाप्त होने के बाद ही होली जलनी चाहिए। तो सुबह सूर्य उदय के समय में करीब जाकर होलिका का जो है वो अंत होता दिखाई दे रहा है। तो शास्त्र के अनुसार से तो ऐसा कहा है कि सूर्य उदय होने से पहले ही होलिका जलाने का नियम बनेगा। शाम के समय होलिका नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे विद्वानों का ये भी मत है कि भद्रा के पुच्छकाल में, मुख को छोड़कर पुच्छकाल में होली जला सकते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ तो है जब भद्रा समाप्त हो जाए उसके बाद ही होली जलानी चाहिए। नहीं तो शास्त्र के अनुसार से कहा गया चतुर्दशी में और प्रतिपदा में होली जलाने से कई प्रकार के अनिष्ट उस क्षेत्र में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, राज्य में होते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पहले तो पूर्ण विधान होता था कि होली कैसे स्थापित की जाएगी, दंडिका नाम की राक्षसी वहाँ पर रहेगी और उसको स्थापित करते हुए समस्त आदि जो क्षेत्र के आदि व्याधियों को दूर करने के लिए ये सब व्यवस्थाएँ बनती थी। तो कोशिश ये करें, शास्त्र के दृष्टिकोण से हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से बताया। जैसे एक बात और समझें जो हमने पुनः में आपको बता देते हैं कि शास्त्र के दृष्टिकोण से होलिका अपने आप में एक श्रावणी, होलिका को विशेष तौर पे कहा जाता है फाल्गुनी का और साथ श्रावणी। शास्त्र में 2 महत्व कहे गए और दोनों के समय में भद्रा का देखना परम आवश्यक है। और ये जो फाल्गुनी है जिसके अंदर होली जलाई जाती है, ये आपकी समस्त अलाय बलाएं को आपके जीवन से दूर कर देती है, कष्टों से निवृत्त कर देती है, नज़र को दूर कर देती है। और 6 महीने बाद श्रावणी भी आती है। उसी प्रकार से उसमें जनेऊ बदलने का नियम शास्त्र बताया गया है और ये समस्त समाज को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे इनका वैज्ञानिक शास्त्र का आख्यान जो है वो लोप होता चला जा रहा है। लेकिन ये जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ें हैं, शास्त्र के मुहूर्तों का प्रभाव है, इसको अवश्य करते रहना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स आज की तारीख में आप मान के चले इतने ज़्यादा लोगों के दिमाग में मनोमस्तिष्क विचार संबंधित कष्ट हो गए हैं। पहले इतनी विक्षिप्तता नहीं होती थी। इनमें से बहुत सारे जो हैं मॉडर्न साइंस ही बोलती है, साइकोसोमेटिक डिसीजेस बहुत सारी जो हैं, और दवाइयों का जो प्रभाव होता है वो तो केवल 10% बीमारियों पर होता है। बाकी जो 90% बीमारियां दे आर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, और वो इन्हीं सब चीज़ों को वो अनडायग्नोज्ड रहती हैं। और जितने इन सब चीज़ों से जो साइकोलॉजिकली आप मान के चलें कि जितने भी इस प्रकार के कृत्य हैं भारतीय संस्कृति में जो बताए गए हैं, इसको दान कर दो, ये मंत्र जप कर लो, ये तमाम साइकोसोमेटिक डिसीज़ को ठीक करने के लिए ये जो प्रभाव है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इन व्रतों का प्रभाव है, ये अद्भुत रूप से कार्य करते हैं। नहीं तो आप जिंदगी भर दवाई खाते रहिए, कोई ठीक नहीं होगा इन सब चीज़ों का। तो ये इसको पूरी तरह समझें। ये हमने जो उपाय बताया आपके लिए,
इसको सही रूप से करने का प्रयास करें। तो होलिका जलाने का समय भी हमने आपको बताया, तो उसको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 3 तारीख का दिन कैसा रहेगा जान लीजिए। मंगलवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि इस दिन विद्यमान है, शाम को प्रतिपदा आ जाएगी और ऐसे में ग्रहण नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्र ग्रहण पड़ रहा है इस दिन। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण थोड़ा सा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, अननेसेसरी खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में जहाँ 1 रुपये खर्च होने हैं वहाँ 5 रुपये खर्च होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बहुत सोच समझकर मुट्ठी खोलने की ज़रूरत है। आने वाले कुछ दिन तक ध्यान रखने की ज़रूरत है। विश्वास आंख बंद कर किसी मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। विजय होती दिखाई दे रही, लेकिन विजय महंगी ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना है। गारंटी तो ग्रह दे रहे हैं कि आपके समय आपके फेवर में जाएगा, लेकिन जब हमें पता चल जाए कि समय हमारे फेवर में है तो फिर हम क्यों व्यर्थ चीज़ों पर अपव्यय करें। जी, अपव्यय का मतलब है अननेसेसरी बेकार खर्चा क्यों करें, ज़्यादा बढ़ाएं, जब चीज़ें हमारे फेवर में ही जाने वाली हैं। आमतौर पर इस संसार में बड़े ऐसे बगुले बैठे हैं कि जो बिल्कुल कहीं ना कहीं चोंच मारने को तैयार रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं मन में बहम डराना है व्यक्ति को और फिर लूट लेना है। तो ऐसी स्थिति में ना रहे, आपके ग्रह बिल्कुल तरह सपोर्ट में है, चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। विजय का योग आपके लिए ही, बस बैठकर इंतजार करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस ग्रहण के काल में विशेष रूप से चिंता नहीं, चिंतन करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए वो कल्याणकारी रहेगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए जो समस्या का कारण चल रहे हैं वो कई ग्रह चल रहे हैं। बुद्धि भाव में बैठे हुए बुध महाराज, बुद्धि भाव में बैठे हुए आपकी राशि में मंगल महाराज, बुद्धि भाव में बैठे हुए सूर्य और बुद्धि भाव में बैठे हुए पंचम भाव में बैठे हुए राहु महाराज, इन सब ने चंडाल चौकड़ियों के रूप में आपकी राशि में एक गलत प्रकार का योग बना रखा है। क्या किया है, सूर्य ने अस्त कर दिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को और बुध को, और राहु ने सूर्य को यहाँ कष्ट पहुँचा दिया। समस्त ग्रहों की ये चौकड़ी जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट देने के लिए योग बना रही, चंडाल के रूप में ही उपस्थित हो गए ये चारों ग्रहों की युति आपके लिए। तो इस बात को समझ के चलें, क्योंकि गुरु जो जहाँ बृहस्पति राहु आ जाता है वो वैसे ही नेगेटिव योग बन जाता है। तो ऐसे में इसको ठीक करने के लिए आपको इस ग्रहण का उपयोग करना चाहिए। देव योग से ग्रहण काल आया है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव समय आपके लिए है, और इसको पॉजिटिव करने के लिए आप इस समय का उपयोग करें। इस ग्रहण काल में जितनी देर भी आपके क्षेत्र में ग्रहण, आप पता नहीं आप दिल्ली में रह रहे हैं, कानपुर में रह रहे हैं, असम में रह रहे हैं, बम्बई में रह रहे हैं, हर जगह अलग अलग टाइम के लिए ग्रहण पड़ रहा है। तो जब ग्रहण शाम को सूर्य उदय चंद्रमा उदय के टाइम पर आरंभ हो तो उस देर में 3 चीज़ें आपको करनी है। ग्रहण आरंभ स्नानम, ग्रहण मध्य यज्ञम, मंत्र स्तवन, ग्रहण के अंत में दान। ध्यान कर लीजिए, आप उसको टाइम को बाइफिकेट करके चीज़ों कर लीजिएगा। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि थोड़ा जल में थोड़ा इत्र डालकर, सुगंधी डालकर उससे स्नान कीजिए। और उसके बाद क्या करना है, आपको ग्रहण के समय में थोड़ा तिल लेकर नवग्रह शांति महायज्ञ करना है। नवग्रहों के निमित्त थोड़े मंत्रों से यज्ञ कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर लीजिए। भगवती का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या सर्वमंगल मांगल्ये, इतने सारे मंत्र बता दिए। जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार जप अवश्य कर लीजिए। जैसे तो हम विवेकानंद आश्रम में इस दिन सर्व कष्ट निवारण यज्ञ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आप चाहें तो सम्मिलित हो सकते हैं और आप उसको भी देख भी सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। आप सब उस दिन रहेंगे साथ में, भगवान का स्तवन करेंगे। और ग्रहण के अंत में आप ध्यान रखिएगा, सतनाजे का दान अवश्य कीजिएगा। ये आपकी सब अलाएँ बलाएँ समस्त चीज़ों को घेर कर हटा कर ले जाएगा। गौशाला भिजवा दीजिएगा। आपकी राशि का संबंध तो विशेष तौर पर गौशाला में ही है, वहीं भिजवा दीजिए, तो आपके बहुत समस्त कष्टों को निवारण कर ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया योग बना देगा। इसको अवश्य लाभ लेने का प्रयास कीजिए। देखिए, 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष तौर पर खग्रास चंद्र ग्रहण है और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्रमा ग्रहण पड़ रहा है, ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान है और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें, ये ग्रहण एक तरह से पर्व काल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो। किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है, लेकिन आप ये समझें इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है।
अब ग्रहण जहां पड़ रहा होगा, जहां दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें, चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पड़ना शुरू, उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पर पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा। यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा, तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहाँ दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया, अरे जहाँ बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव हो, अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहाँ पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो वो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है, क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक। जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना पर अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है, कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है। बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में। लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे से समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं। इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही 18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पर ख़त्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पर ख़त्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पर ख़त्म होगा।
चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियाँ हैं, इनको गर्भ है, उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं प्रभाव पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उस पर बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो। और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है, और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि, जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पे आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लो, हवन कर लो, तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कुछ चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे, और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिन तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है, उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको वृहत संहिता को हम उठा के देखें, वृहत संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई वृहत संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसके कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए इस समय
चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं, मंगल अस्त अवस्था में है, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ। ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, फिर 6 महीने बाद करीब यज्ञ कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा। तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है, तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। तुला राशि वालों, आपके लिए 4 तारीख का दिन बहुत बहुत शुभ रहेगा। माँ भगवती का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इस दिन होली का पर्व है। बहुत बहुत शुभकामना। बुधवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है और उस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जा रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुबह का समय तो आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन दोपहर के बाद कहीं ना कहीं समय जो है तो अननेसेसरी खर्चे करा सकता है। तो रंग में भंग ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, खेलते खेलते बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी की तरफ चली जाती हैं और रंग में भंग डालने का हम प्रयास कर लेते हैं। इन दिनों ग्रह आपके वैसे ही भोग विलास की तरफ आपको ज़्यादा आकर्षित करते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ चीज़ों को करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं तो हुड़दंग में कहीं ना कहीं ना हो, नहीं तो आने वाले 2-3 दिन थोड़ा कहीं ना कहीं खर्चालू ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं। जैसा ग्रहण का प्रभाव था आपकी राशि के दृष्टिकोण से, वैसे ही योग कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा खर्चा हर चीज़ में ध्यान रखते हुए, हर चीज़ को पग पग थोड़ा संभल कर चलने का प्रयास करें। पैर फिसला और कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। होली खेलते वक्त थोड़ा ध्यान ये भी रखें कि होली किसके साथ खेलें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कुछ गलत लोग आपके साथ चिपकते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं शत्रु अभाव अंदर रखते हैं और वो कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। कोशिश करें होली भगवान के साथ खेलने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है कि ऐसे फालतू चीज़ों से हटकर होली भगवान के साथ इत्र, परफ्यूम कुछ भी लेकर भगवान पे अर्पित करें और उसी सुगंधित द्रव्य को अपने ऊपर भी आशीर्वाद की तरह डालने का प्रयास करें। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम शास्त्र कहता है, जितनी सुगंधी होगी उतनी पुष्टि वर्धेंगे, उतनी लक्ष्मी की प्राप्ति होने के योग बनेंगे। तो होली आनंद से मनाएं। वो ग्रीस और पता नहीं कहाँ कहाँ नेगेटिव चीज़ों से लोग करते हैं। आपकी तो तुला राशि है, शुक्र प्रधान राशि है, शुक्र उच्च के हो गए हैं, तब तो वृद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त करने के योग बहुत सुंदर तरह से बन रहे हैं। आनंद के साथ होली मनाने का प्रयास करें। शुक्र इस दिन परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि के ही नक्षत्र में जा रहे हैं और ये वारे न्यारे करने के लिए ज़बरदस्त मणि योग आपके लिए बनाकर तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, मणि योग। शुक्र के साथ सूर्य का जो शनि का संबंध स्थापित होकर बैठ गया, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनाकर तैयार कर रहा है और इसका पूर्ण लाभ आपको आने वाले 35 दिनों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल सकता है। चैत्र मास की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन होली मनाई जाती है, खेलने वाली होली, रंग जिसको कहा जाता है। आज रंग है, तो वास्तविक तौर पर इस दिन होली रंग के रूप में मनाई जाती है। कारण क्या था? भक्त प्रहलाद बच गए थे, होलिका जल गई थी। जो ये असंभव कार्य हुआ, सोचो, उस होलिका को सिद्धि थी कि अग्नि में उसको जला नहीं सकता, लेकिन जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। सोचें, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो गया। वहाँ पर होलिका जल गई और उसकी अग्नि के बीच में जो प्रहलाद भक्त बैठे हुए थे वो बाल भी माँ का ना हुआ। परमात्मा की कृपा, भगवान पर श्रद्धा, इतनी ज़बरदस्त तरीके की श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो, वही उससे हर्षोल्लास से लोगों ने होली मनाई। जब होली जलाई जाती है उसके अगले दिन आमतौर पर ये पर्व मनाया जाता है। तो इस बार होली की थोड़ी सी द्वंद्वात्मक स्थिति की, क्योंकि ग्रहण भी पड़ रहा था और साथ में तो एक दिन बीच में गैप करने के बाद, एक दिन का बीच में अवकाश के बाद होली को जलाने की व्यवस्था बनाई गई है। उसी धूल से लोगों ने होली खेली थी, उसी धूल से। कहा जाता है उस वक्त तो रंग की व्यवस्था क्या मतलब थी। आमतौर पे जब इतना लोगों ने देखा कि एक असंभव संभव हो गया, तो उसी भस्म से, और सबसे श्रेष्ठ जो है वो यज्ञ की भस्म ही है, वो होली का यज्ञ ही था, क्योंकि मंत्र सिद्धि थी होलिका को।
मंत्र जप करते हुए उस अग्नि के अंदर वो विराजमान हो गई थी, तो अग्नि कैसे भक्त पर, भगवान के भक्त को जला सकती थी। तो सोचो ये चमत्कार प्रभाव हुआ, और लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो अगले दिन सुबह जब वहाँ पर भस्म के अंदर भक्त प्रहलाद बिल्कुल जीवित तौर पर विराजमान थे, बाल भी बांका नहीं हुआ, बाल भी जला नहीं, तब लोगों ने उसी भस्म से होली का तो होली आप सुंदर रूप से खेलें, आनंद से खेलें। होली के समय में कई भ्रांति भी उत्पन्न हो गई है। अब हर्षोल्लास में कहाँ से भंग आ गई? रंग में भंग ना डालें। आज की तारीख में बहुत सारे लोग किसी न किसी प्रकार से नशा कर होली के उत्सव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भंग हो गया, पता नहीं कौन कौन सी कहाँ। भारतीय संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई स्थान नहीं दिया गया। कहीं लोगों ने तो शिवरात्रि पर भी भंग घोटने की व्यवस्था बना दी, भगवान को प्रसाद चढ़ाने के रूप में। कहाँ शास्त्र में वर्णित है? भगवान को भंग जो चढ़ाई जाती है विजया औषधि के रूप में चढ़ाई जाती है, और वो औषधि के रूप में उस बात को, जहर को काटने के लिए चढ़ाई जाती है। भंग की व्यवस्था धतूरा इत्यादि नशे के लिए थोड़ी कर दिया गया। ये तो लोगों के मन में किस प्रकार से जो अपने आप गलत भाव जागे, और उसके कारण से लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। लेकिन शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं है। तो आप ये समझें कि जो किसी प्रकार का जो नशा करने की व्यवस्था लोग करते हैं, उसको समझने की शास्त्र में प्रमाण जो है उस प्रकार समझना चाहिए। तो आप होली खेलें, आनंद से खेलें। और एक बार और, होली के दिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पुराने कपड़े पहन के आते हैं। अरे नई कपड़े सब समृद्धि का प्रतीक है। फटे हुए कपड़े पहनकर, पुराने कपड़े पहनकर कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे एक कपड़ा ही तो है। आनंद भाव से होली का दिन, आनंद भाव से जो वस्त्र हैं वो धारण करें, आनंद से होली खेलें। और ये जो लोग कई बार दुश्मनी निकालने की बात करते हैं कि सामने वाले को रगड़ना है जी, ये करना है, वो करना है। अरे आनंद से, प्रेम का समर्पण करते हुए, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन के रूप में होली का उत्सव शास्त्र बनाया जाता है। पुराने ज़माने में तो टेसू के फूल जो थे वो पानी में डालकर, आज भी वृंदावन में उसी प्रकार से किया जाता है कि टेसू के फूलों को पानी में डालने के बाद उसका रंग जो छोड़ देते हैं, तो वो विशेष तौर पर होली खेलने की व्यवस्था बनाई जाती है। बहुत सारी जगहों तो दही में हल्दी मिलाकर और सुंदर रूप से उससे जो उपटन मनाया जाता है, उससे होली दधिकांतोत्सव उसके रूप में शास्त्र में एक वर्णित है, वह तब मनाया जाता है। तो ऐसे होली पूरी तरह से औषधीय वर्णन है। और सोचें कि आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो क्या है, बसंत का मौसम पूरी तरह चल रहा है, स्नान का महत्व है, और ऐसे में स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। अब आज की तारीख में लोग ग्रीस और पता नहीं कौन कौन से जो केमिकल से युक्त रंग बना के बात करते हैं, तो कहाँ वो होली का वो प्रभाव है ही नहीं। वनस्पति दृष्टिकोण से, औषधीय दृष्टिकोण से जो होली के महत्व बताए गए हैं, तो उस तरह से होली आप खेलने का प्रयास करेंगे तो हो जो हल्दी वाला पानी, पलाश के फूलों से बनी हुई जो होली के रंग हैं, केसर के पानी से बना हुआ जो पानी जो है, वो उस तरह से भारतीय संस्कृति इतनी ज़बरदस्त संस्कृति थी। अभी इस पे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, मैंने केसर शब्द उच्चारण जो कर दिया है, लोग कहेंगे केसर खाने को नहीं मिलता और आप कह रहे हैं केसर से होली खेलने की व्यवस्था। हमने पूरा वर्णन आपके समक्ष किया कि हमारा देश कोई भिखारियों का देश नहीं था, सोने की चिड़िया ये देश था। तो यहाँ जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं आनंद के लिए पर्व थे, लेकिन आनंद में रंग में भंग किस प्रकार से कुछ गलत मानसिकता के लोगों ने किस प्रकार से उत्पन्न किया है, उसको उस तरह से हम सब समझें। चंदन के पानी से, चंदन के द्वारा, इतने सुंदर सुंदर चीज़ें भारतीय संस्कृति में विद्यमान हैं, उन सब के द्वारा। और आज की तारीख में तो पता नहीं लोग नशे में करके और कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति कर देते हैं, कोई नाली में पड़ा है कुछ। तो होली का बिना नशा करे ही उस परमात्मा के नाम का स्मरण कर कर जो आंतरिक भाव जो अंदर से उत्पन्न होता है, उसके साथ होली मनाने का प्रयास करें, भगवान के साथ होली खेलें। तो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में जो भगवान के साथ जो उपाय बताया है उसको अवश्य कीजिएगा। फिर होली खेलेंगे ना तो फिर आनंद भी रहेगा और जाकी रही भावना जैसी। तो कहा गया ना, तो आप अवश्य सबके साथ आनंद भाव से देखने होली खेलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। तुला राशि वालों के लिए 5 तारीख का दिन, बृहस्पतिवार का दिन कैसा है जान लीजिए। द्वितीया तिथि विद्यमान है इस दिन, चैत्र के कृष्ण पक्ष की, और इस दिन सूर्य अपनी चाल से चलते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी अपनी गति में थोड़ा सा एक भेद उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से जो अभी मास आरंभ होगा आगे, जिसको कहा जाता है विशेष तौर पर खरमास, उस खर में सूर्य की चाल थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है और ऐसे में बुद्धि कहीं ना कहीं कुतर्क में फंसती दिखाई दे रही है। ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को कुतर्क में ना फंसने दें। इस बात का तुला राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना। बेकार की बातों में आपका मनोमस्तिष्क विचार अन्य से ज़्यादा परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, उससे हाथ में आने वाला कुछ नहीं है।
तर्क कुतर्क सब किसी ना किसी प्रकार से बेकार रहते हैं। अपने चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उन चीज़ों पर ध्यान दें। हो सके तो सूर्य से संबंधित चीज़ें जो हैं उनका दान करने का प्रयास करें। किसी मंदिर में जाकर तांबे के वस्त्र इत्यादि, तांबे के बर्तन इत्यादि दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गेहूं का दान करना भी आपके इस नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का रास्ता अवश्य बनाएगा। 6 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जो अग्रसित हो रहे हैं वो एक नई उम्मीद आपके अंदर जगाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा खर्चीला साबित होने की तरफ अग्रसित होता दिखाई दे रहा है। ज़्यादा चिंता नहीं, चिंतन करने का प्रयास करें। अननेसेसरी की चिंताएं, थोड़ी सी फोबिया, थोड़ा सा डर, भय मन में उत्पन्न करने की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छे रहेंगे। अननेसेसरी की चिंताएं त्यागने का प्रयास कीजिए। गणेश जी हैं, उनका पूजन करें। चतुर्थी व्रत इस दिन शास्त्र में निर्धारित किया गया है और ये सब कष्टों को हरने वाली चतुर्थी है। इस दिन विशेष तौर पर तिल का भोग अब गणेश जी को लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख का दिन शनिवार का दिन है और इस दिन विशेष परिवर्तन के योग बन रहे हैं। चतुर्थी तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान हो गया और आपकी राशि में बन गया है कीर्ति योग, जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके बल को, मानसिकता को बिल्कुल परिवर्तन करने की तरफ ले जाएगा। एक दिन पहले जो मनोमस्तिष्क था और आज में उसमें जमीन आसमान का अंतर आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है। तो उस पॉजिटिविटी का प्रयोग आप करने का प्रयास कीजिए, चीज़ों को सही से टैकल कर पाएंगे। आपकी राशि में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, चतुर्थी भी है इस दिन। तो कोशिश ये करें, हनुमान जी का स्तवन करें। हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाके एक दिया अर्पित करना, जलाना, इस शनि के थोड़े नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने में कल्याणकारी साबित होगा। 8 तारीख का दिन वो इम्पॉर्टेंट दिन है जो इस साल में सबसे बड़ा परिवर्तन करने के लिए आपकी भाग्य में आकर बैठ गया है। शनि इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और पंचमी के दिन शनि अस्त हो रहे हैं और आने वाले कुछ दिन 30-35 दिन आपके लिए एक ज़बरदस्त बूस्टर देने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र के साथ शनि का संबंध हो चुका है और शुक्र इस दिन बहुत बढ़िया तरीके में स्थिति में आकर आपके लिए विजय का शंखनाद करने के सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त समस्या कहीं और भी है। आपके जो पराक्रम के मालिक हैं वो कहीं ना कहीं, धन के मालिक जो हैं कहीं ना कहीं वो अस्त अवस्था में चल रहे हैं। बुध अस्त अवस्था में चल रहे हैं। शनि राहु के साथ सूर्य का योग, चतुर्ग्रही योग जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कष्टकारी है और बुद्धि भाव में ये सब चौकड़ी लगाकर आपकी बुद्धि को, मानसिकता को उतनी ताकत नहीं दे पा रहे हैं जितना ये ग्रह दिखा रहे हैं अंतर तौर पे। तो उसका आनंद लेने के लिए, सब चीज़ों का आनंद देने के लिए आपको इनको शक्ति देने की आवश्यकता है। कुछ ग्रहों का उपचार चाहिए। ये शनि अस्त होने जा रहे हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझ लो बहुत ज़बरदस्त योग बनकर तैयार हो रहा है आपके लिए। ये कहीं ना कहीं नए दोस्तों को मिलवाएगा, नए लोगों से मिलवाएगा। लेकिन बुद्धि कुतर्क जब करने लगती है तो आप उनसे ज़बरदस्ती जो है स्थितियों को बिगाड़ देते हैं। बस स्थितियों को बिगाड़ना मत, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी हर चीज़ में बहुत डीप जाने का मन आपका करेगा। अरे और खोदे, और खोदो, और खोदो। सुपरफिशियली रहने तो चीज़ों को, स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, लाभ की हैं। और अननेसेसरी जो होता है कुतर्क जो है वो कहीं ना कहीं कष्ट में पहुंचा सकता है। और कारण है उसका मंगल का इस वक्त अस्त अवस्था में होना, बुध का इस वक्त अस्त अवस्था में होना, सूर्य का इस वक्त राहु के साथ जुड़ जाना। ये चौकड़ी जो है वो बुद्धि भाव में बैठकर ये सब स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही है। इससे बचने के लिए कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, वो करके रखोगे तो ये 30-35 दिन लाभ मिल जाएगा। देखिए शनि तो अस्त हो गए, अब उन्होंने तो अपना प्रभाव कर दिया आपके जीवन में, जो भी जिस क्षेत्र में हमने आपको समझाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाकी सारे ग्रह भी इस वक्त शनि के अस्त होने के साथ साथ मंगल भी अस्त चल रहे हैं, सूर्य जो भी साथ में राहु के साथ फंसे हुए हैं। और इस समय बड़ी विचित्र स्थिति ये बन रही है कि जहाँ शनि चल रहे हैं उनसे 12वें भाव में ये समस्त ग्रहों की चौकड़ी लगी हुई है। शनि अस्त हैं, शुक्र उनके साथ विराजमान है। ये बहुत कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होने के योग बना रहे हैं। लेकिन साथ में आप मान के चलें इनसे पीछे ही 12वें भाव में जो सूर्य जो हैं, जो बल देने वाले हैं, वो खरमास में चले जाएंगे, उनकी शक्ति वैसी कम हो जाएगी। साथ में राहु ने उनकी बहुत बुरी स्थिति कर दी है। साथ में बुध महाराज भी अस्त अवस्था में, मंगल भी अस्त अवस्था में। तो ये कहीं समय वेस्ट ना हो जाए। ऐसे में ग्रह उपचार, अब आप मान के चलें आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं लेकिन साथ में कुछ नेगेटिव प्रभाव भी चल रहा है, तो कैसे मल्टीविटामिन्स लेने हैं आपको। ये उपाय सही रूप से करें कि सही जगह सही चोट लगे, तभी जाके ठीक हो सकता है। तो ऐसे में सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको मंगल को ताकत देने का प्रयास करना पड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको चोला चढ़ाने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार और शनिवार जितने भी आपके ये जब तक अस्त चल रहे हैं
शनि, तब तक तो ज़रूर करने का प्रयास करें। और 15-20 दिन में सब ग्रह परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे और उस समय वारे न्यारे करने के योग आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त बन सकते हैं। लेकिन तब तक शनि जितने दिन हैं, बहुत लंबे टाइम नहीं है, 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए योग बन के आ रहा है, 30-35 दिन के लिए। तो उस समय में आपको सबसे पहली ज़रूरत है कि नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। ये एक हमने मंत्र बताया आपको, इसका कम से कम 108 बार जप। क्या है कि हमने संपुट लगा दिया है शनि के मंत्र पर, ओम हंग हनुमतये नमः, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, ओम हंग हनुमतये नमः। इससे क्या होगा कि शनि महाराज के नेगेटिव प्रभाव हटेंगे जो, और साथ साथ हनुमान जी कृपा से शनि को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के जो नेगेटिव प्रभाव है, शनि शुभ करने की तरफ आपको अग्रसित कर देगा। मंगल को भी ताकत दे देंगे हनुमान जी महाराज, हनुमान चालीसा का पाठ करने से। हो सके तो हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का प्रयास कीजिए। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य इन दिनों विशेष तौर पर आप मान के चलें कि जिस नक्षत्र में चला गया है वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देने वाले हैं। सूर्य जो है इन दिनों बृहस्पति के नक्षत्र में है और खरमास भी आरंभ हुआ चाहता है, तो सूर्य का बल और कमजोर स्थिति में फंस रहा है। तो ऐसे में सूर्य को ताकत देने की जरूरत है। पीली चीज़ों का दान, जितना हो सके पीली चीज़ों का दान ब्राह्मणों को दान करने का प्रयास कीजिए। यज्ञ इत्यादि करने का प्रयास करें, गायत्री का जप नित्यपति करने का प्रयास करें। इन सब स्थितियों को लाभ लेने के लिए इन समस्त उपायों को अवश्य आप जितने करेंगे तो उतना कल्याणकारी योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता चलेगा। साथ में बुध भी अस्त चल रहे हैं और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों के प्रभावों को आपको अच्छे से अपनी जन्मपत्री पे एनालाइज करने की आवश्यकता है। कहाँ कौन सी स्थिति में किन दशाओं के कारण से ये योग बनता दिखाई दे रहा है। जो कुछ उपाय हमने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हैं, इनको आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। चीज़ें परिवर्तन की तरफ जाएंगी और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं शुभ योग अवश्य बनाने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न करने की योग बनाएंगे। तुला राशि वालों के लिए 9 तारीख का दिन बड़ा विशेष दिखाई देता है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मन थोड़ा सा भयभीत होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। मन किसी भी कार्य को उतनी तेजी से नहीं करता दिखाई दे रहा जितना होना चाहिए। इस वक्त आवश्यकता है आपको सहारे की, और सहारा मिलेगा आपके घर वालों से, आपके सन्निकट वालों से। उनका सहारा लेके काम करने का प्रयास करें, उनका आशीर्वाद लेकर काम करने का प्रयास करें। चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। कई बार हमारे करने से कुछ नहीं होता है, हमको एक सहारा सही मिल जाए ना तो पता नहीं कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते हैं। ये वही दिन आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। रवि योग है, चीज़ें बहुत फेवर में तभी जाएंगी जब आप थोड़े विनम्र होकर चीज़ों को सहायता लेने का प्रयास करोगे। एक हाथ बढ़ाओ, सामने से 4 हाथ आपके घर वाले आपके, बिल्कुल ध्यान रखना, आपके घर वाले आपके सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। और बाहर बैठे हुए जो शातिर लोग हैं कहीं ना कहीं झटका देने की स्थिति बना सकते हैं। स्वांग रचने के दिन दिखाई देते हैं, तो घर वालों का सपोर्ट चाहिए। घर वालों की विनम्रता से सपोर्ट लेने का प्रयास कीजिए, सब चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। 10 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन राहु के साथ बुध की भी एक युति होती दिखाई दे रही है। राहु जो है कि राहु के नक्षत्र में बुध प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति थोड़ी सी कहीं ना कहीं भ्रम जाल में आपको फंसाती दिखाई दे रही है। तो भ्रम से निवारण का रास्ता अति जो हमारे सपोर्टिव लोग हैं उनके साथ जुड़ना है। भ्रम की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता और निष्ठाएं बदलते यहाँ देर नहीं लगती हैं। कोशिश ये करें ज़्यादा भ्रम में ना फंसें और ज़्यादा बाहर वालों पर विश्वास ना करें। घर वाले आपके लिए कल्याणकारी हैं, बाहर वाले आपके लिए कहीं ना कहीं विप्लवकारी बना सकते हैं। योग ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे। थोड़ा सा हनुमान जी को सहारा दीजिए, हनुमान जी का सहारा लीजिए। मंगलवार का दिन है, कहा जाता है ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो 10 तारीख को मंगलवार का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रहों की स्थिति आप समझें कि सूर्य ने के साथ में मंगल और राहु, साथ में बुध विराजमान है। सूर्य ने अस्त कर रखा है मंगल को भी, सूर्य ने अस्त कर रखा है बुध को। और ऐसे में साथ साथ राहु के साथ सूर्य की युति चल रही है। वो कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़ी सी विकट करती दिखाई दे रही है। आगे नववर्ष भी आरंभ हुआ चाहता है, जिसमें रौद्र नाम का नव संवत आरंभ होगा। 6 तिथि पर ये वर्ष आरंभ हो रहा है। तो ऐसे में इन समस्त ग्रहों को देखिए तो इससे आने वाले समय में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यदि सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए, विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2 ग्रहण पड़ के चुके हैं और इन सब ग्रहणों का प्रभाव भी कहीं ना कहीं वैमनस्य समाज में बढ़ाता दिखाई दे रहा है। राजनीतिक तौर पर अस्थिरता उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। रौद्र नाम का संवत कहीं ना कहीं आने वाले समय में विप्लवकारी योग बनाता दिखाई देगा, प्रलयंकारी योग बनाता दिखाई देगा इस पूरे वर्ष के अंदर। तो देखिए विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है फिर दोबारा एक तरह से खड़ा होता दिखाई दे रहा है।
और जिस प्रकार से अमेरिका का पूरा वर्चस्व पूरे विश्व में अपनी एक अननेसेसरी की हेगड़ी दिखाता दिखाई दे रहा है, ग्रहों का प्रभाव भी वो कहीं ना कहीं विस्फोटक योग आगे आने वाले समय में उत्पन्न करने की योग बना सकता है। तो कोशिश करें, इन सब ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व तो है ही है, मानस पर भी, व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये जो राहु का परिवर्तन सूर्य के साथ युति है, किसी पूरे विश्व के लिए नहीं, हर राशि में कहीं ना कहीं पड़ रहा है उसका प्रभाव। तो ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी जो प्रभाव है वो हमने आपको समझाया। उन सबको ठीक कैसे किया जाए, उन सबको ठीक करने के लिए भगवान के नाम का आराधना। और हमारी दृष्टिकोण से इस समय में मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है और साथ साथ सप्तमी अष्टमी का सुंदर योग विराजमान है। ऐसे में तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी की कृपा के निमित्त हनुमत यज्ञ रहेगा, नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। और साथ साथ हमारे आश्रम पे जो सिद्ध माँ भगवती की प्रतिमा है, जो मुल्तान से भगवती यहाँ पर पधारी 500 साल पुरानी सिद्ध प्रतिमा है, उनके सानिध्य में बैठकर सुंदर भगवान का स्तवन, हनुमान जी का सुंदर चूल्हा चढ़ने की व्यवस्था, सुंदरकांड का पाठ रहेगा, भंडारा रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। शाम को 6 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम है और यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती। बहुत सारे लोग इस बात पे फंस जाते हैं कि आश्रम में कोई फीस बैठने के लिए, अरे कोई, सब भगवान की कृपा से आप आइए, माँ भगवती के सानिध्य में दिव्य प्रतिमा आपके समक्ष दिखाई दे रही है, उनका सर दर्शन करें और माँ भगवती का दर्शन करके इस तपस्थली में, यज्ञ स्थली में, जहाँ पिछले करीब 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, माँ भगवती की कृपा से समस्त कष्ट दूर होंगे, जीवन में कल्याण का योग बनेगा। धन्यवाद, नमस्कार। इस मार्च के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बन रहा है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रौद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्थावस्था में हो गए हैं। ये अस्थावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भाव, इस भाव को ध्यान रखें हम, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है। और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क पे जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं और अनादिकाल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा।
आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाशमंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही, अनुभव के माध्यम से, प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पे बैठने के लिए अपनी अंगूठियां तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं। और इन सब प्रभावों को समझें और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, ये छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समक्ष बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम जरूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर जरूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।